फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है और उपसर्ग को हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या स्कूल एग्जाम है जिसमें हिंदी का पेपर होता है, तो अगर उसमें आपको उपसर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा। मैंने ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बनाया है, बल्कि सारे एग्जाम जो कि प्रतियोगी परीक्षा के हो या फिर स्कूल एग्जाम के हो जिसमें उपसर्ग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी में आपको ये वीडियो काम आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग को हम बोलते हैं प्रीफिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। और उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उप और सर्ग। उप का मतलब क्या होता है? समीप, निकट और पास। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। ये तो आपको बुक में भी लिखा मिलेगा कि उप और सर्ग से मिलकर बना और इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन एक्चुअल में उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। ये एक पूर्ण शब्द नहीं होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। किसी शब्द के पहले ये लगता है। उपसर्ग क्या होता है? ये किसी शब्द के पहले लगता है और शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। क्या करता है? उस शब्द के अर्थ को वो बदल देता है। उपसर्गों को हम आदि प्रत्यय भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उपसर्ग को और क्या कहा जाता है, तो इसे आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, एक उदाहरण देखते हैं हम। जय। अगर जय शब्द है तो जय का मतलब हमें मालूम है क्या होता है, लेकिन अगर इसके पहले हम परा ये उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा? पराजय, जिसका मीनिंग होता है हारना। तो आप देखिए, बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। जय का अर्थ अलग होता है, जय में अगर हम परा उपसर्ग लगा देते हैं तो पराजय होकर ये मीनिंग बदल देता है। तो उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से है, तभी तो आप एग्जाम में पहचानेंगे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ओके, हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाले उपसर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इसमें कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इसे तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है और इसमें कितने उपसर्ग होते हैं? 10। और तीसरा है आगत उपसर्ग, ये उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश इसके उपसर्ग होते हैं। तो तीसरा क्या है? आगत उपसर्ग। आज हम सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे कौन से 22 उपसर्ग है जो कि हमारे शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और कुछ ऐसे उपसर्ग है जो कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। ओके, देखिए ये सारे हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखिए कितने होते हैं? 22। और इसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिए। क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग भी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए आप, सबसे पहले क्या है? दूर। दूर और दूस, ये दोनों को एक ही इसमें रखा गया है क्योंकि ये दोनों की मीनिंग एक ही है। अब आपसे पूछा गया कि दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है? ये उपसर्ग है, दूर और दूस। उसी तरह से आप निस और निर, इन दोनों को भी एक में रखा गया है क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही है। इसमें देखिए आप, निष्काम, निर्देश, कौन सा उपसर्ग है निर्देश में? निर, और निष्काम में निस। अब देखिए आप तीसरा अति, ये तो बहुत इजी है। अब इसमें पूछा गया कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर अति उपसर्ग है। उसी तरह से अतिशय में देखिए आप, आसानी से हम बता देंगे कि यहाँ पर अति उपसर्ग है।
आप देखिए अगर ये रिक्त होता तो रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, लेकिन यहाँ पर हमने अति लगा दिया उपसर्ग, तो ये क्या हो गया हमारा अतिरिक्त। तो ये पूरी मीनिंग ही हमारी उस शब्द की चेंज हो गई। ओके, अब ये देखिए अत्यंत, अत्यंत में भी अति उपसर्ग होता है, इसे आप ध्यान रखिए। अगर आधा त आपको मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वहां पर अति उपसर्ग होता है। ओके, अब देखिए आप अधि उपसर्ग, आप इसे सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, याद भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसे देखते ही हमें समझ में आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सिर्फ हमें उपसर्ग कौन से है बस यही ध्यान में रखना है। अधि, अधि देखिए आप, अधिकार में अधि उपसर्ग समझ में आ रहा है, और अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग होता है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसे आप हमेशा याद रखिए कि अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होता है। अब देखिए आप अनु, ये तो समझ में आ रहा है हमें, अनुशासन में अनु उपसर्ग है और अनुचर में भी अनु उपसर्ग है। अब अपमान में देखिए आप अप उपसर्ग है और अपयश में ये अप उपसर्ग। अभिमान बहुत इजी है, अभिमान में पूछा गया तो अभी बता देंगे हम उपसर्ग है, और अभिवादन में भी अभी उपसर्ग है। सिर्फ हमें उपसर्ग कौन कौन से इसे ही ध्यान में रखना है जिससे कि हम अच्छे से समझ सके। अव, अवगत में अव उपसर्ग है, अवसान में अव। उसी तरह से आ देखिए आप, इधर ये आकाश और आगमन। उत और उद देखिए, उत्साह में उत और उद्गार उद। उप, उपकार और उपदेश। और देखते हैं और भी उपसर्ग है, वो भी हम देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट उपसर्ग क्या है, नी। ये हमारे जो लिखे हैं ये सारे उपसर्ग लिखे हुए हैं। अब हमसे पूछा गया कि निवारण में कौन सा उपसर्ग है, तो देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि नी है। अगर हमें मालूम होगा कि नी उपसर्ग होता है तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर नी उपसर्ग है। इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ उपसर्ग को एक बार पढ़ लीजिए कि कौन से उपसर्ग है, तो आपको कोई भी उदाहरण दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पराक्रम, अब देखिए आप पराक्रम और पराजय, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, परा। ये देखिए आप परा, कितना इजी है। परि, अगर हमें मालूम है कि परि उपसर्ग है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि परिक्रमा में परि उपसर्ग है और परिचय में परि उपसर्ग है। प्र, देखिए यहाँ पर प्रकाश में प्र उपसर्ग हो गया, प्रचार में प्र हो गया। अब देखिए मीनिंग भी कैसे चेंज हो जाता है। काश का मीनिंग कुछ और है, लेकिन यहाँ पर हम प्र उपसर्ग लगा देते तो यहाँ पर हो गया प्रकाश। प्रकाश का मीनिंग क्या होता है, उजाला। अब प्रति, प्रतिरोध में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। हाँ, इधर आप ध्यान रखिए कि प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग होगा। जैसे वहां पर अत्यंत में हमने अति उपसर्ग कहा था, उसी तरह से प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है। ये कुछ ऐसे शब्द है जिसे आप ध्यान रखिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग आता है, बाकी तो सब इजी है। वि उपसर्ग, अब देखिए आप विकास में वि उपसर्ग, विकार में वि उपसर्ग। उसी तरह से आप देखिए सम, संगम में सम उपसर्ग है, ध्यान रखिए आप, संगम में सम उपसर्ग है, और संग्रह में भी सम उपसर्ग है, इसे आप ध्यान रखिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे आप ध्यान रखिए, जैसे कि प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, अत्यंत में अति उपसर्ग है, संग्रह में सम उपसर्ग है। उसी तरह से आप देखिए सु उपसर्ग, सुकर्म यहाँ समझ में ही आ रहा हमें कि यहाँ सु उपसर्ग है, सुलभ में भी यहाँ सु उपसर्ग है, लेकिन स्वागत यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है एकदम से कि यहाँ पर सु उपसर्ग है, इसलिए ऐसे कुछ शब्द है उससे आप ध्यान रखिए। जैसे स्वागत में सु उपसर्ग है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जो शब्द हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगी। ये हो गए हमारे 19 उपसर्ग, क्योंकि निर, निस, उद, उत ये दोनों जो थे हमारे दूर, दुस, ये सभी एक इसमें आए थे, इसलिए ये 19 उपसर्ग हो गए। दूर, दुस एक में ही था हमारा, निर, निस एक में था, और उत भी एक में था, तो टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। ये हो गए हमारे सारे संस्कृत के उपसर्ग। आप सिर्फ उपसर्ग को ध्यान में रखिए, कौन से उपसर्ग है, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप आसानी से कर लेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कि हमें एकदम से ध्यान में नहीं आता, इसलिए आप उसे नोट कर लीजिए और माइंड में रखिए, जिससे कि आपसे गलतियां नहीं होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।